मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले 2 से मैक्सिमम 3 हफ्ते सेनेट में भी इस तरह की एक करारदाद आ रही है। पिछले 3 साल में यूएस सेनेट में पहली इस तरह की करारदाद आने वाली है। आप देखिए कि एक सूबे के वज़ीर आला के पास पासपोर्ट ही नहीं, तो इंशाल्लाह अक्टूबर से ज्यादा ये खान साहब को और अंदर नहीं रख सकते। जो विल्सन ने बोला है कि उसमें एक सप्लीमेंट डाल दो कि हम पाकिस्तान को तब सपोर्ट करेंगे जब पाकिस्तान डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होगा। भुट्टो साहब की लाश में पीपल्स पार्टी आज तक सियासत कर रही है। पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर उसको 2 साल से अंदर रखा हुआ है। अगले साल के आखिर में प्रेसिडेंट ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन है। प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ कुछ वादे किए हुए हैं। ये जो अमेंडमेंट हुई है NDAA में, ये दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। हलीमा खान साहिबा के साथ जो बाहर वालों ने तो किया है, जो अंदर वालों ने किया है ना, इनको हम एक्सपोज भी करेंगे। बारिस्टर गौहर अली जो मौजूदा चेयरमैन है तैयब बलोच के साथ हाथ मिला रहे हैं। उस लीडर की और उस पार्टी की जरूरत है जिसके पास मैंडेट है, और वो इमरान खान है। इन लम्हों में है खुशी छुपी, इन लम्हों में है ये जिंदगी, यही लम्हे लाते हैं पास भी, यही लम्हे देते हैं यादें भी, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं ये लम्हे। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब अमेरिका से। इन्हीं के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सुंदर सली जो PTI की कोऑर्डिनेटर हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब, और UK से हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल हुसैन चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। आतिफ खान साहब के बारे में नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। आतिफ खान साहब ने हमारे शो पर जितनी भी आज तक खबरें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 101% सच साबित हुई हैं, लेकिन एक खबर जो पूरा पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी सुनना चाहते हैं कि खान साहब की जो रिहाई है वो कब तक हो रही है, उस हवाले से आतिफ खान साहब कोई हमें बड़ी खबर नहीं दे रहे, लेकिन कोशिश करते हैं आज आतिफ खान साहब से बड़ी खबर ले। जी वेलकम टू द शो सर। जी अस्सलाम वालेकुम बिलावल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अमेरिका से इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर क्या है आपके पास? आपने सितंबर के जो खबर दी थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई, लेकिन सर अब पाकिस्तानियों का एक ही सवाल है, आप तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन सर अब पब्लिक इतबार नहीं कर रही हमारी बातों पे। वो समझ रही है, हमें कमेंट्स जो आ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए बिलावल, बहुत बहुत शुक्रिया पहले दोबारा आपका। लेकिन बिल्कुल मैं आपको 1.5-2 महीने से ये बात बता रहा था, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्लैश चल रहा था। मैंने आपको बताया था ये ज्यादा अरसा चल नहीं सकता और मैक्सिमम लेटेस्ट बाय सितंबर ये इनका आपस में सेटलमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है इंडिया की और US की एक दूसरे के ऊपर, फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सोचे ना, अगर हमारी इस वक्त जो हमारा फॉर्म 47 रजीम बैठा हुआ है वो ये समझ रहा है कि $3-3.5 मिलियन लगाकर लॉबिंग फर्म्स के थ्रू अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इतना तो अंबानी मतलब रोजाना लगा सकता है यहाँ पर, ठीक है। और अंबानी और मोदी के रिलेशनशिप भी आपको पता है, और अंबानी उन दो लोगों में से था जो 2 इंडियंस को इनवाइट किया हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। एक अंबानी था और एक जयशंकर था, और एक पाकिस्तानी भी हमारे टेक्सास के ओनली पाकिस्तानी, वो और उनकी फैमिली इनवाइटेड थी, बाकी और कोई इनवाइटेड नहीं था। और अंबानी को जिस बंदे ने इनवाइट किया था वो वही बंदा है जिसको अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एम्बेसडर टू इंडिया लगा दिया हुआ है, और नॉट ओनली एम्बेसडर टू इंडिया, ऑनवॉय ऑन साउथ एशिया। तो ये चीजें हम लोग जो है ना मिस कैलकुलेशन करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा मिस कैलकुलेशन किया है और शॉर्ट टर्म चीजों पे अपनी प्लानिंग की है, और वही चीज हो रही है। इन्होंने सारे अपने अंडे ना एक बास्केट में डाल दिए थे जी कि चलो ये लड़ाई तो अब लंबी चलेगी ट्रंप की और मोदी की, उससे हम फायदा उठाएं। फायदा क्यों उठाना है? पूरा मुल्क ब्लैंक चेक लिख के दे दिया विदाउट मतलब बहुत, सिर्फ एक बहुत कि इमरान खान को अंदर रखो, पूरा मुल्क हमसे लिख के ले लो। तो ये चीज अब इनकी और ज्यादा अरसा चलेगी नहीं, क्योंकि मोदी और ट्रंप की तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैं आपको ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी हफ्ता पहले ट्वीट किया और आज फिर ट्वीट कर दिया। अभी आप प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट जाके देखें आज का, उसमें बड़ा क्लियरली बोला है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कुछ दिनों में कॉल भी है
اور ہمارا یہ جو ٹیرف کا ایشو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اور اس کو مودی نے ویلکم کیا. پھر اسی وقت مودی نے کوٹ ری ٹویٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو یہ چیزیں صرف ہم پرائم منسٹر عمران خان کے بغض میں کہ بس یہ اس کو اندر رکھنے دیں, باقی آپ ہم سے کچھ بھی لکھوا دیں, آپ ہر طرف سے خراب ہو جائیں گے. دوسری بات میں نے آپ کو اگست میں کیا بولی تھی کہ سپٹمبر اگست صرف ان کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے کہ اگست میں کانگریس اور سینٹ چھٹیوں پہ کی ہوئی ہے. جتنا غصہ اس وقت پاکستانی امریکنز میں, آپ سپٹمبر میں کانگریس کو واپس آنے دیں, آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہوں. کانگریس اور سینٹ آئے تو آپ دیکھیں کتنا پریشر بلڈ ہوگا. وہی ہوا. پہلے 2 ڈیموکریٹ کانگریس مین سہاس اور میکگورن نے وہ جو نیشنل ڈیفینس آتھرائزیشن ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ لائے, اور اس کے ساتھ ہی جو ولسن ایک امینڈمنٹ لے کے آ گئے. اور وہ 2 تو ڈیموکریٹ تھے, چلے ان کی تو جو امینڈمنٹس لائے وہ قواش ہوگی, لیکن جو ولسن کی امینڈمنٹ ہے اس پہ آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے کانگریس میں. ٹھیک ہے. اور وہ ہے یہی ہے کہ آپ بالکل مطلب پاکستان, اب دیکھیں یہ وہ نہیں ہے جو ولسن بل نہیں ہے. اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز پاس ہو جاتی ہے نا تو یہ امینڈمنٹ ہے امریکہ کا اپنا جو دفاعی بجٹ اور نیشنل ڈیفینس آتھرائزیشن ایکٹ, ان کی جو اگلے پوری 1 سال کی پالیسیز, ان کا بجٹ, کس ملک کو کتنی فنڈنگ کرنی ہے, ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کیا ہوگا, یہ وہ بل ہے. اب اس میں امینڈمنٹ ہو کہ اگر اس میں یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کی چیزیں. اور یہ پریشر ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی کانگریس پچھلے 3 سالوں سے تو کانگریس میں ہے نا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگلے 2 سے میکسیمم 3 ہفتے سینٹ میں بھی اس طرح کی ایک قرارداد آ رہی ہے. پہلی پچھلے 3 سال میں یو ایس سینٹ میں پہلی اس طرح کی قرارداد آنے والی ہے. اب دوسری بات دیکھیں, جو آپ عمران خان کی ریلیز کی بات کرتے ہیں, اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ جو جس طرح نیپال میں ہوا ہے, بنگلہ دیش میں ہوا ہے, سری لنکا میں ہوا ہے, اور ہم یہ بولیں جی کہ دیکھو پاکستانی قوم اٹھی نہیں رہی, وہ تینوں قومیں اٹھ کی ہیں. میں ایک چیز سارے پاکستانیوں کو, اور میں سارے اپنے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جس ظلم اور بربریت کے اگینسٹ پاکستانی پچھلے 3 سال میں کھڑے ہوئے ہیں, سری لنکا, بنگلہ دیش, اور وہاں تو دیکھیں وہ یہ ایشوز ہی نہیں تھے. وہاں تو ایشوز تھے مہنگائی, کرپشن, یہ سارے ایشوز تھے. ٹھیک ہے. پاکستانی قوم نے جس ظلم اور بربریت کا پچھلے 3 سال سے مقابلہ کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں, وہاں 250 ملین پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی لڑ رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور بہت ظلم میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو سری لنکا میں ہوا ہے, نیپال میں ہوا, بنگلہ دیش میں. وہاں مہنگائی اور کرپشن اور یہ گورننس کے ایشو ہیں. ہمارا تو پورا کا پورا نظام کا ایشو ہے یہاں پر. آپ نے سب سے جو پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر اس کو 2 سال سے اندر رکھا ہوا ہے. آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے خلاف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں بھی جا چکے ہو. پنجاب میں کچھ سوچ سکتا تھا کہ ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نکالا جائے, ان کو ہیومیلیٹ کیا جائے؟ تو پاکستان کی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے نظام. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا میں نا کوئی اس طرح کا ریولوشن نہیں آیا. اس ریولوشن کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے وہ کروایا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ریولوشن آ رہا ہو اور وہاں سے حسینہ واجد ہیلی کاپٹر لے اور وہ انڈیا چلی جائے, نیپال کا وزیر اعظم اپنے دوستوں کے ساتھ فلائی کر کے بھاگ جائے. جب ریولوشن آتے ہیں تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کروائے وہاں پر ریولوشن. ہماری ملک میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت. تو چیزیں مختلف ہیں, سچویشن مختلف ہے. جو پاکستانی قوم جس طرح پچھلے 3 سال کھڑی ہوئی ہے, جس طرح 8 فروری کو نکلی ہے, جس طرح ووٹ دیے ہیں, جس طرح 26 نومبر کو جا کے گولیاں کھائی ہیں, یہ ان 3 ملکوں میں سچویشن نہیں ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر پاکستانی قوم اسی طرح کھڑی رہی تو میں یہ زیادہ, اور اوورسیز پاکستانیز نے اپنا پریشر اور پاکستانی امریکن نے اپنی جدوجہد اسی طرح جاری رکھی تو انشاءاللہ اکتوبر سے زیادہ یہ خان صاحب کو اور اندر نہیں رکھ سکتے. آصف خان صاحب, عمران خان صاحب کے بیٹے ستمبر کے پہلے ویک میں امریکہ آ رہے تھے, ان کی کچھ کانگریس مین سے میٹنگ بھی تھی. اس حوالے سے سر آپ کے پاس کیا خبر ہے, وہ کب آ رہے ہیں امریکہ اور کب پاکستان تشریف لا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی جو ملاقاتیں تھی, اگر انشاءاللہ ہم پہلے تو کوشش کریں گے کہ وہ خود آ کے وہ ملاقاتیں کریں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھی ان میں سے زیادہ تر سے ہم ملاقاتیں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو پچھلے 8-10 دنوں کی میں آپ کو ڈیولپمنٹ دے رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پچھلے 10-15 دنوں میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی بھی ہیں عمران خان کی ریلیز کے بارے میں.
اور باقی جو پولیٹیکل پرزنرز کے ریلیز کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب کے بچوں کا ابھی میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے ان کے ٹریول کی, لیکن اگر وہ آئے یا نہ آئے, پاکستانی امریکنز اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ یہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو بولا کہ کانگریس سے نیکسٹ لیول پہ اگلے 3 ہفتے میں آپ دیکھیں گے یہی ساری قراردادیں آپ سینٹ میں بھی آتے ہوئے دیکھیں گے. جی مظہر برلاس صاحب. جی بہت شکریہ بلاول حسین صاحب. اچھا میں ڈاکٹر عاطف خان صاحب سے 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے حوالہ دیا سری لنکا کا, بنگلہ دیش کا, انڈونیشیا کا, نیپال کا. ٹھیک ہے مان لیا انڈونیشیا میں 23% نوجوان ہیں, پاکستان میں 60% ہے. ٹھیک ہے ہمارے ایشوز بھی مختلف ہیں, پورے نظام سے جنگ ہے. ایک طرف جو ولسن جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور فری عمران خان کی بات کرتے ہیں, تو دوسری طرف فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں آج وہ فرما رہے تھے کہ جی سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کو لگیت کے رکھ دو اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے رکھ دو اور یہ برداشت نہیں ہم کریں گے اور فلاں نہیں ہوگا فلاں نہیں ہوگا. اور ایک طرف ان کا انسانی حقوق کا ہے, دوسرا رویہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور, ان کو ان کا پاسپورٹ بلاک ہے اور 9 مئی کے بعد سے ان کا پاسپورٹ بحال ہی نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں. تو اس صورتحال میں کیا پاکستان میں انٹرنیشنل پریشر انسانی حقوق بحال کر پائے گا اور سیاسی کارکنوں کو فری کرا پائے گا؟ دوسرا یہ آ رہے ہیں اسی ستمبر میں 18-20 تاریخ کو فارم 47 کے وزیر اعظم بھی اور ان کے فیلڈ مارشل جو ہے آصف منیر وہ بھی آ رہے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں نے کوئی لا عمل بنایا ہے کہ ان کا سواگت کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا؟ یہ 2 سوال ہے میرے, ان کے ذرا جواب دے دیجیے. دیکھیں جی کل بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں مظہر صاحب. کل آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ایک انٹرنیشنل رپورٹ بھی آئی ہے کہ پاکستان میں کس طرح سوشل میڈیا کو بلاک کیا جا رہا ہے, کس طرح فائر والز کا یوز کیا جا رہا ہے اور کس طرح انفارمیشن کو وہ کیا جا رہا ہے. تو بالکل, اور دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں مظہر صاحب کہ ابھی اس وقت جو ہے نا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کا جو آپس میں ایک یہ ٹیرف کی جنگ چل رہی تھی, پھر جو چائنا کے ساتھ حالات ہیں, پھر جو ایران کا سچویشن چلی, جو یوکرین اور رشیا کی سچویشن تھی, تو شارٹ ٹرم میں پاکستان نے اس میں اپنے آپ کو سیل کر کے تھوڑی سی سپورٹ لی ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کی. ٹھیک ہے, جس میں یو ایس ایڈمنسٹریشن نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں بند رکھی ہیں کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ جو بھی انہوں نے اپنی ان کے آگے ڈیمانڈز رکھی ہیں, بٹ دس از ویری شارٹ ٹرم. میں آپ کو پچھلے 1.5-2 ماہ سے بتا رہا تھا کہ ٹرمپ اور مودی کا یہ جو کانفلکٹ ہے دیٹ از آلسو ویری شارٹ ٹرم. تو یہ زیادہ چیزیں یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی. دیکھیں امریکہ ایٹ اے ٹائم انڈیا اور چائنا کے ساتھ پنگا نہیں لے گا کبھی بھی. وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہی رکھنے وہاں ریجنل اس کے لیے. تو پاکستان کی اس کو ضرورت تھی تھوڑی بہت انڈیا کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے, منرلز کے لیے, یہ ساری چیزیں. لیکن اگر ہم منرلز کی بھی بات کرتے ہیں نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹرم میں 3 سال رہ گئے. ٹھیک ہے, یہ منرل کو نکالنا, ان کو ڈیولپ کرنا, یہ 10 سال 20 سال کا کام ہے. میں بار بار ایک چیز بولتا ہوں, چائنا نے $60 ارب کا وہاں انفراسٹرکچر, جس میں سے 30-35 ارب ڈالر چائنا خرچ کر چکا ہوا ہے, وہاں موٹر ویز بنا چکا ہوا ہے. تو چائنا آج تک وہاں سے کون سے منرلز لے کے جا چکا ہوا ہے اربوں ڈالر کے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے جو آپ دیکھیں بادشاہ ڈیم میں چائنیز انجینئرز کے ساتھ کیا کیا گیا تھا, بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں, وہاں سے کوئی منرل یا کوئی نکال سکتا ہے؟ کوئی اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے. تو امریکہ کو بھی اور پاکستانی امریکن ایڈمنسٹریشن کو یہ بات سمجھا رہے ہیں جو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ کو وہاں سے پاکستان جانا ہے, وہاں سے منرلز نکالنے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے. آپ کو پاکستان میں وہاں پر وہ لیڈرشپ چاہیے جس کے پیچھے مینڈیٹ ہو, وہ پولیٹیکل پارٹی چاہیے جس کے پیچھے مینڈیٹ ہو, جس کی لوگ سنیں. اور اسپیشلی جو سینسٹیو پروونسز ہیں لائک خیبر پختونخوا اور بلوچستان, وہاں پر اس وقت آپ دیکھیں نا, ایون بلوچستان میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف عمران خان کے علاوہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پچھلے 30 سال میں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے. تو اور کے پی کا تو آپ کو پتہ ہے پورا
90% से ऊपर केपी खान साहब के साथ खड़ा है, और इन्हीं 2 सूबों में सारे मिनरल्स हैं, और ये चीज अमेरिकन को समझ आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी क्लियरली समझ आ रही है कि इमरान खान के बगैर तो हम वहाँ कोई मिनरल्स को चाहे जितने भी MOU साइन कर लें वो कर लें, इमरान खान के बगैर उस मिनरल्स को वहां निकालना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं लगा सकते, और मिनरल निकाले भी तो 10, 20, 30 साल लगेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आखिरी 3 साल हैं, अगले साल के आखिर में प्रेसिडेंट ट्रम्प का मिड टर्म इलेक्शन है। प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ कुछ वादे किए हुए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो इंटरनेशनली जो हालात चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प को यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होगी। इस इलेक्शन में मैं आपको बताऊं कि 90% पाकिस्तानियों ने, न सिर्फ पाकिस्तानियों ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को सपोर्ट किया है, पाकिस्तानियों ने ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी से भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को सपोर्ट करवाया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका वादा था कि हम जब आएंगे गवर्नमेंट में तो इमरान खान और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का रिलीज हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। तो वो चीजें ये आप देखेंगे सितंबर के एंड तक हालात बदल जाएंगे बहुत ज्यादा, और मुझे नजर आ रहा है इंशाल्लाह कि अक्टूबर से ज्यादा ये इमरान खान साहब को अंदर नहीं रख सकते, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हालात बदलेंगे। दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल किया कि ये लोग जो सितंबर में आ रहे हैं, बिल्कुल हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सारी दुनिया के लोग आते हैं, और मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूँ कि उनके आने से बहुत पहले से यहाँ पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अब देखें, ये छोटी चीज नहीं है मजहर बरलास साहब, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट आना, मतलब पहले तो बिल ले आए, खत लिख लिए ना, ये नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट अमेरिका का सालाना ये एक्ट, इसमें वो करते हैं, इसमें अमेरिका का जो डिफेंस बजट होता है वो डिस्कस होता है, किधर कितना डिफेंस बजट स्पेंड करना पड़ेगा, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट किस मुल्क के साथ होगी, उसको कितनी सपोर्ट दी जाएगी, उसमें अब अमेंडमेंट कर दी गई है। सप्लीमेंट उन्होंने, जो विल्सन ने बोला है कि उसमें एक सप्लीमेंट डाल दो कि हम पाकिस्तान को तब सपोर्ट करेंगे जब पाकिस्तान डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होगा, वो इमरान खान और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेगा, ये उसमें एक सप्लीमेंट अमेंडमेंट कर दी हुई, ये छोटी चीज नहीं है। तो आने से पहले ये ऑलरेडी ये पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो ये प्रेशर डाल रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बोला है कि अगले 3 हफ्ते में US सेनेट में भी ये चीजें जाएंगी, तो ये छोटे प्रेशर्स नहीं है। और यही बात मैं बार बार जो बड़ी जरूरी है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म में 25 करोड़ का मुल्क नहीं चल सकता। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में जो इतने बड़े मुल्क होते हैं वो अगले 10 साल 20 साल 30 साल की प्लानिंग करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। आप महीने से महीने पे चल रहे हो, और सबसे बड़े मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल सपोर्ट तो हम लूज करेंगे ही, आइसोलेट होंगे ही होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त ये जो सैलाब आए हैं ना, जो पाकिस्तान में आप देखिए, आपकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हुई हैं, कपास, चावल, गंदम, सब्जियां, टमाटर कहाँ पे चला गया आपका। जो आगे पाकिस्तान में महंगाई आने वाली है, उससे देखें, जिस दिन ये जो पिछले 3 साल पाकिस्तानियों पे जुल्म हुआ है, वो नेपाल और उन्होंने देखा ही नहीं है, वो जुल्म, और जो आगे आने वाले दिनों में ये जो फसलें तबाह हुई, सैलाब, उससे जो महंगाई आनी है, ये सारी मूवमेंट जिस दिन इकट्ठी हो गई ना, तो अल्लाह फिर खैर करे। तो उससे पहले अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। ओवरसीज में पाकिस्तानी अमेरिकन को अपने साथ लेके चलने की जरूरत है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, वरना अगर ये किबला दुरुस्त नहीं किया तो इंटरनेशनली भी आप आइसोलेट होंगे, और पाकिस्तान में महंगाई वाला जो लोग सड़कों पे निकल आए और जिन लोगों के साथ 3 साल में जुल्म हुआ, ये सब इकट्ठे हो गए, बलूचिस्तान, केपी ट्राइबल एरिया, तो अल्लाह ना करे फिर उन चीजों को, किसी को, आप चाहे जितने भी ताकतवर हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जी बिलाल हुसैन साहब, आतिफ खान साहब ने बातें फरमाई हैं, उसी की रोशनी में मैं इससे 2-3 सवाल आता है। सर, आपने फरमाया कि इमरान खान साहब अक्टूबर से लेट उनको रख नहीं सकते, दैट्स ट्रू, अल्लाह करे ऐसा ही हम तो चाहते हैं अक्टूबर से भी पहले वो रिलीज हो जाए। लेकिन अभी जो खदशात है इधर ओवरसीज पाकिस्तानी, खासतौर पे यूरोप में हमारे जो मिलने वाले जो सारे जो लोग बात करते हैं, वो तो आप बात कर रहे हैं मिनरल्स की, आप बात कर रहे हैं केपी गवर्नमेंट की, बलोचिस्तान गवर्नमेंट की, वो लोग तो इमरान खान साहब को मारना चाहते हैं। वो खैर वो ये बात वो 3 साल से चाहते हैं इमरान खान साहब को मारना, और ये इनकी आपकी पार्टी की भी माजूर के साथ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो जाए ताकि उनकी लाश पर हम लोग अपने अगले 50 साल की सियासत कर सके, जैसे भुट्टो साहब की लाश में पीपल्स पार्टी आज तक सियासत कर रही है। सर, उसके लिए आपका तो सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि खान साहब की रिलीज, ना हमें मिनरल से कुछ लेना देना है, ना हमारा, क्योंकि वो मिनरल्स तो आज तक पाकिस्तान में कोई भी दौलत निकली है, कोई भी एसेट
वो उसका समर पाकिस्तान के अवाम तक तो पहुंचा ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी कौम भी इतनी दूर तक नहीं सोच रही। उनका भी सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है, खान साहब को रिलीज करे। खान साहब ही हैं जो आज भी लोगों की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बंदा है नहीं पाकिस्तान में जो लोगों के हकूक की बात करता हो। तो सर उसकी लोग आपसे सर यही सुनना चाहते हैं, खान साहब की रिलीज प्लीज उसके बारे में गाइड करें। इसके अलावा फिलहाल इधर उधर की बातें जो है ना, किसी को बंदे को समझ आने के लिए ना वो समझने के लिए तैयार है, ना उनको समझ आ रही। देखें फिलहाल मैं एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली वही बात बोली है कि मिनरल्स वाली जो चीज है ना, जो ये सेल कर रहे हैं, हमारा फॉर्म 47 का रजीम जो बैठा हुआ है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो चीज मिनरल्स वाली चीज सेल कर रहे हैं, वो चीज सेल हो नहीं सकती। प्रेसिडेंट ट्रम्प को शॉर्ट टर्म तो सेल कर, वो समझ रहे हैं कि हमने सेल कर दिया, लेकिन देखें मिनरल्स आज अमेरिका जाता है, डेवलप करता है, वहां से मिनरल निकालता है, पहले तो वो इतना आसान नहीं है विदाउट हैविंग अ सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। मतलब लोकल प्रोविंशियल सपोर्ट होना लोगों का मैंडेट के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। बलूचिस्तान में आज तक कौन से मिनरल निकल सके? तो अगर वो कर भी लेते हैं तो सिर्फ 10-20 साल। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट दोबारा एस्टैब्लिश करना चाहूंगा। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये लोग समझते हैं कि जी हम लोग को मिनरल्स बेच रहे हैं या वो खरीद रहे हैं, उसकी बात छोड़ दें। केपी गवर्नमेंट को या केपी के लोगों को बहलाने के लिए उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, खान साहब। अगर खान साहब उनको कोई बात कहेंगे तो वो लोग सुनेंगे, इसके अलावा कोई बंदा कोई भी बात करता रहे, लोगों ने मानना ही नहीं है। देखें बिलाल, मैं आपको एग्जैक्टली यही बात मैंने की है कि यहाँ जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो जाके अपने लेजिस्लेटर्स को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जैक्टली यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने वहां से मिनरल्स निकालने हैं तो आपको उस लीडर की जरूरत है, उस पार्टी की जरूरत है जिसके पास मैंडेट है। वो उसके बगैर आप इस तरह की कोई चीज कर ही नहीं सकते। और देखें अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कॉन्गो में थोड़े मिनरल्स हैं। आप नाइजीरिया में देखें, नाइजीरिया का क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से ज्यादा अच्छा। सऊदी अरेबिया के हालात देखें, नाइजीरिया के हालात देखें। वेनेजुएला में सऊदी अरेबिया से ज्यादा ऑयल है। वेनेजुएला दुनिया का एक डेवलप्ड मुल्क हुआ करता था, ये वहां पर फौजी आए, डिक्टेटर्स आए। आज वेनेजुएला के हालात देख लें, लाइनों में। और ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, एक डबल रोटी लेने के लिए वेनेजुएला में लाइनों में लगना पड़ता है। वेनेजुएला से ज्यादा सऊदी अरेबिया के पास वेनेजुएला से ज्यादा ऑयल नहीं है। वेनेजुएला की आबादी भी मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया से कम है। और वेनेजुएला एक डेवलप्ड नेशन होता था। और मेरा ख्याल है दुनिया के 2-3 मुल्क ही हैं जो डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस बने। किस वजह से बने? कि वहां डेमोक्रेसीज को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, वहां डिक्टेटर्स आए और वो मदुरो आया और वो सारे आए। आज वेनेजुएला के ये हालात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन ये बात यूएस लेजिस्लेटर्स को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने में कामयाब हो चुके हुए हैं कि अगर आपको वहां पर मिनरल्स और ये चीजें करनी है तो वहां पर आपको उस लीडर की और उस पार्टी की जरूरत है जिसके पास मैंडेट है, और वो इमरान खान है। इसी वजह से इमरान में, और देखें आतिफ खान साहब, हम माजरत चाहूंगा, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। डॉक्टर सुंदर अली और आपसे आप भी अलीमा खानम के बहुत करीब हैं और डॉक्टर सुंदर अली भी अलीमा खान के बहुत करीब हैं। मैं आप दोनों से लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, अलीमा खान तो ना सियासत में है ना किसी ओहदे पर हैं पार्टी के, तो जिस तरह का अलीमा खान के साथ सलूक हो रहा है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और मैडम सुंदर साहब क्या कहना चाहेंगी? पहले डॉक्टर सुंदर अली आप इस पे बात कर लें, फिर लास्ट पे। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मैं सारी आपकी बात जब सुन रही थी तो इसमें एक बात मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि आतिफ ने कहा है कि जो अमेंडमेंट हुई है एनडीएए में, ये दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसलिए भी है देखिए क्योंकि और ये बिलाल की बात को भी मैं थोड़ा सा इसमें एड्रेस कर लूंगी कि इमरान खान की जो रिलीज की बात है कि वो कब रिलीज होंगे। देखिए the way I perceive it is ये एक प्रोसेस है, and I know हम सब का दिल है कि वो कल ही निकल आए, आज ही निकल आए, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसको हम या इंटरनेशनली भी यहाँ से हम एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। और ये जो सारे स्टेप्स हो रहे हैं ना, दिस इज ऑल अ चेन ऑफ इवेंट्स। और इंशाल्लाह वन डे यू विल सी कि ये सारा एक प्रेशर एकदम से इट विल हैपन, लेकिन वी हैव टू बी पेशेंट। और ये एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट है डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें अब हर मिलिट्री इंटरेक्शन जो यूएस की होगी हमारे पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, उसमें इमरान खान और दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करनी पड़ेगी। और दूसरा अलीमा खान के साथ जो हो रहा है इसमें इट्स वेरी क्लियर टू मी कि देखिए सबसे पाकिस्तान में अभी सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, उनकी आवाज को वो
एक रोकना चाह रहे हैं, और वो इसीलिए उनको अलीमा खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि शी इज द मोस्ट ऑथेंटिक वॉइस ऑफ इमरान खान। वो किसी भी मैसेज को फिल्टर नहीं करती, वो जैसे एज इट इज वर्ड टू वर्ड कहती हैं। और मैं बिल्कुल उनसे मेरी इस पे ऑलमोस्ट रोजाना हमारी बात होती है, और वो शी इज वेरी स्ट्रांग और इन गुड स्पिरिट्स, और वो कह रही है कि हमारे लिए हमारा कॉज सबसे बड़ा है और हम किसी भी प्राइस जो भी हमें पे करनी पड़ेगी हम लेकिन इमरान खान की आवाज निकालेंगे क्योंकि हम ही हैं जो, तो ये वो करती रहेंगी। और ये जो एक हफ्ते से हो रहे हैं अटैक्स, ये बस इसी मोटिव से हो रहे हैं कि वो उनका मैसेज डिस्ट्रैक्ट किया जाए। अगर आप अंडा फेंकते हैं या फिर इस तरह ये जर्नलिस्ट का सारा एक ड्रामा हुआ है। डॉक्टर सुंदर अली, माजरत चाहूंगा, बैरिस्टर गौहर अली जो मौजूदा चेयरमैन है तैयब बलोच के साथ हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि जो पीटीआई पे इल्जाम है कि तैयब बलोच कह रहे हैं कि मैंने वहां पे ना कोई गाली दी है ना बदतमीजी की है, मुझे बिला वजह नईम हैदर पंचोता पे वो इल्जाम लगा रहे हैं, और जिन्होंने अंडा मारा था उन पर तो एफआईआर हुई नहीं, अलीमा खान पर एफआईआर कटवा दी गई है। इस पर आतिफ खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, पहले तो आप तैयब बलोच की आपने बात की, तो आप तैयब बलोच के ना पिछले 2-3 साल के सारे ट्वीट्स पढ़ लें कि वो खान साहब के उनकी फैमिली के बारे में वो किस तरह की राय रखता है। ठीक है, तो ऐसे बंदे को तो जर्नलिस्ट बोलना मतलब वो तो एक बायस्ड किस्म का बंदा है, जर्नलिस्ट में बोलूंगा ही नहीं। और उस दिन भी उसने वही अपना जो है ना एक बुग़्ज़ वहां पर जाकर निकाला, इससे पहले कि अलीमा खान साहिबा वहां पर कोई शुरू करती अपनी प्रेस ब्रीफिंग, उसने आके बदतमीजी शुरू कर दी, और वही बुग़्ज़ जो 3 साल से उसके ट्वीट्स में नजर आ रहा है वो उसने वहां पर निकालने की कोशिश की। अब उसका रिएक्शन अलीमा खान ने तो नहीं दिया, जाहिर बात है इर्द गिर्द लोग खड़े थे, और जाहिर बात है उस लीडर की बहन जो 2 साल से जेल में वो बाहर है, वो बेचारे कितने तकलीफ से बाहर, उसमें 2-2 दफा 3-3 दफा जेल के बाहर जाते हैं, उनके साथ ऐसा की बदतमीजी करना, और वो एक पॉलिटिकल वर्कर्स का रिएक्शन था। ठीक है, वो बिल्कुल, लेकिन उसकी आप वो देखें जो बात दूसरी आपने की, जो अलीमा खान साहिबा पे इन्होंने ये जो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, ये जानते ही नहीं है इस फैमिली को। मैं आपको बता रहा हूँ बिलावल, जितना स्ट्रॉन्ग ये फैमिली, जितने स्ट्रॉन्ग खान साहब है, उतनी स्ट्रॉन्ग खान साहब की पूरी फैमिली आपने देख ली है, उनके भांजों को देख लिया है, हसान को देख लें, बहनों को देख लें, वो खड़े हैं, वो इन चीजों से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये इनकी बेवकूफी है इस चीज से। लेकिन मैं बिफोर यू गो बिलावल, अलीमा खान के साथ जो ये एस्टैब्लिशमेंट और जो फॉर्म 47 के रजीम ने किया वो तो ठीक है, लेकिन हमारी अपनी पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों ने जो पिछले 7-8 दिन में उसके बाद जो उनका रिएक्शन आया है, जो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ बिलावल, मैं अपने लीडर का बाहर आने के। उसमें कुछ लोगों के कुछ रोल जो है ना पिछले 1 साल 1.5-2 साल में जो पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी। मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाह रहा, बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरा लीडर अंदर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल खान सर, साहब बाहर आए तो ये लोग जो समझते हैं ना कि हम दोबारा आकर और हम अपनी साजिशों से खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएंगे, सब कुछ कर देंगे, हम लोग भी इधर ही बैठे हैं। कुर्बानियां इसलिए नहीं दी, ये जो पिछले 7 दिन में अलीमा खान साहिबा के साथ जो बाहर वालों ने किया है, जो अंदर वालों ने किया है ना, इनको हम एक्सपोज भी करेंगे और इनको समझ भी आ जाएगी कि ये बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, जी पता चल चुका हुआ है कि कौन किस साइड पर है। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब आपके टाइम का। आपने बहुत बड़ी एक दफा फिर ब्रेकिंग न्यूज दी है, अक्टूबर से पहले खान साहब बाहर, उनकी रिहाई हो जाएगी इंशाल्लाह। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले खान साहब की रिहाई हो जाए, और जो लोग समझ रहे हैं कि खान साहब को तोड़ देंगे या उसकी फैमिली को, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।